हेलो फ्रेंड्स, बैठकबाजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों के बीच एक सम्मानित सुशील गुप्ता सर हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। प्रयागराज के एक बहुत ही चर्चित इंग्लिश के टीचर सुशील गुप्ता सर हम लोगों के साथ हैं। तो आज हम लोग सर के बारे में कुछ जानेंगे, उनसे कुछ बातें करेंगे। चाय पीते पीते सर के साथ हम लोग थोड़ा सा कुछ उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सर शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है बैठकबाजी में। शुरुआत करते हैं कि सर पढ़ाने की शुरुआत आपकी कहाँ से शुरू हुई? आपने कैसे सोचा कि पढ़ाया जाए? अब सर पढ़ाने की शुरुआत की अगर बात की जाए तो मैं भोपाल में स्टडी किया हूँ और बीएससी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद मैंने मास्टर डिग्री की एमए इंग्लिश, मैंने इंग्लिश से मास्टर डिग्री की। इसके बाद जो है मैं प्रयागराज आ गया। प्रयागराज में आया इस वजह से था कि इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, कि मेरा आईबीपीएस में सिलेक्शन हो गया था क्लर्क की पोस्ट पर। वहां से हमने क्रैक किया और मेरा जो इंटरव्यू था वो भी क्रैक हो गया। इसके बाद जब मैं प्रयागराज आया तो मुझे पता चला कि एसएससी भी कुछ होता है। तो एक अंदर से उम्मीद जगी कि यार मुझे अब एसएससी की पोस्ट, सीजीएल की पोस्ट लेनी है। तो 2012 में मैंने दिया और प्री मेरा क्लियर हो गया, मेंस क्लियर नहीं हुआ। 13 में मैंने दिया, प्री क्लियर था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि कैंसिल हो गया एग्जाम कैंसिल हो गया 2013 का, सर आपको पता होगा। फिर इसके बाद अगेन प्री हुआ, फिर मेंस हुआ और मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। बट एक वही साल था जिसमें मेरिट इतनी ज्यादा चली गई, एक्सपेक्टेशन से अधिक 100 मार्क्स प्लस चली गई। हुआ क्या, फिर उसी दौरान मतलब घर के फाइनेंशियल इश्यूज के कारण मैंने पढ़ाना भी शुरुआत कर दी थी। तो डिफेंस एकेडमी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी यहीं तेलियरगंज में है। तो मैंने वहां से शुरुआत की पढ़ाना और फर्स्ट मैंने एनडीए का बैच लिया था, फिर इसके बाद एयरफोर्स का बैच लिया वही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। वहीं से मेरी शुरुआत हुई। इसके बाद द स्पीड की बहुत ज्यादा जर्नी थी और मेरे जीवन में बहुत ज्यादा मतलब अहम भूमिका भी द स्पीड की है। और इसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए प्रयागराज से दिल्ली चला गया था एग्जामपुर, ठीक है। और एग्जामपुर के बाद अभी अगेन कुछ इश्यूज के कारण, वहां के इन्वायरमेंट के कारण मुझे अगेन वहां से क्विट करना पड़ा और अगेन मैं प्रयागराज आ गया। सर ऐसी हमारी जर्नी थी कि मतलब 2015 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि 13 वाला जो एग्जाम था वो 15 तक चला गया था और 16 में जाके क्लियर हुआ। तो मैंने वहां से पढ़ाना स्टार्ट किया 2015 से, घर की फाइनेंशियल इश्यूज के कारण कि एटलीस्ट मैं अपने खर्चों को चला सकूं। लेकिन फिर कुछ हुआ ऐसा कि मैं बस उसी के, जब पैसे आने लगते हैं तो व्यक्ति उसी में ढल जाता है कि यार अब छोड़ो, एग्जाम नहीं देना, चलो पढ़ाना है, ठीक है। तो बच्चों का सिलेक्शन भी होने लगा, अच्छा भी लगने लगा और मैं अगेन बस इसी में आ गया। जी सर। तो सर आपने खुद कोई एग्जाम्स क्रैक किए या नहीं किया? हाँ सर, आईबीपीएस क्लर्क मैंने क्रैक किए हैं। इसके बाद एसएससी सीजीएल 2012 का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने प्री क्लियर कर दिया। मेंस क्लियर नहीं हो पाया था मैथ्स की कार्ड, इंग्लिश तो बढ़िया थी बट मैथ्स कार्ड क्लियर नहीं हो पाया। फिर हुआ क्या कि इवन जब मैं आगे बढ़ा 2013 में, तो मैंने वसीम सर से खुद पढ़ा था, ठीक है। 2013 में मैंने वसीम सर से अरिथमेटिक पढ़ी है सर। बाद में वहीं पर आपने 10 पी। हाँ, बाद में मैंने वहीं पर टीचर बन गए इंग्लिश के। तो हाँ, वसीम सर का भी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है वसीम सर का। और योग मतलब एक अपने अहम भूमिका भी है, ठीक है। और इवन मैंने वहां पे कई साल काम किए और अगेन मैं 1 अप्रैल से अगेन वहीं पर अगेन पढ़ाने वाला हूँ द स्पीड में। ओके, 2024 से मतलब आप फिर से अप्रैल में वहां? अप्रैल में 2024 से। हाँ ओके सर। कितने बच्चों को सर, अभी आपने काफी बच्चों को आपने पढ़ाया है, मुझे भी जानकारी, काफी बच्चों को आपने पढ़ाया, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ जानकारी होगी कि जो सेलेक्ट हुए हों, आपसे आकर मिलते हैं? सर सिलेक्शन की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। जैसे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन वहां पर डला हुआ है, ठीक है। कम्युनिटी के पोस्ट में हम हमेशा पोस्ट करते रहते हैं। और अभी हमने हाल फिलहाल में 2023 में एक सेलेक्ट हुए, तो उनका भी इंटरव्यू मैंने अपने चैनल पर करवाया था। सर देखिएगा, बीट एग्जाम्स के चैनल पर मैंने उनका इंटरव्यू करवाया था। तो मतलब एक बच्चे बताते हैं कि सर सिलेक्शन की लिस्ट तो बहुत अधिक है, ठीक है, जिसका नाम मैं गिना नहीं सकता हूं।
लेकिन हाँ कुछ बच्चों का है, जैसे जो बच्चे अपना दे देते हैं तो उनका बता देते हैं। अब जैसे 2022 की अगर बात करें तो अभी एक बच्चे का स्टेनो में भी सिलेक्शन हुआ है, बट उसकी पोस्ट मैं रिवील नहीं कर सकता हूं क्या है, होम मिनिस्ट्री इतना समझ लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी पोस्ट होती है जो आप अगर रिवील कर देते हैं तो इवन उनके ज्वाइनिंग के टाइम पर दिक्कत आती है। अभी इसी पर मैं बात करूंगा। अभी आपसे कुछ समय पहले जब ये नहीं बना रहे थे तो आपसे बात हो रही थी, तो आपने बताया था कि आप कहीं अभी कुछ दिन पहले स्टेशन पे गए थे जहां पर आप टिकट लेने के लिए गए थे और आपको हाँ बच्चे, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, उसके बारे में। वो हुआ क्या था कि मैं उस समय दिल्ली में रह रहा था, तो मैं घर आया था, जी। तो मैं स्टेशन पर गया, चूंकि मेरा रिजर्वेशन हो नहीं पाया था, जो हाँ। तत्काल में करवाता था, मेरा रिजर्वेशन हो नहीं पाया था। तो हुआ क्या, जैसे मैं अपने स्टेशन पर, मेरा खुद स्टेशन, अच्छा। ठीक है, डबहौला स्टेशन, मैं जैसे स्टेशन में पहुंचा जी। और मैंने क्या था कि जब मेरे को टिकट ना मिल पाती रिजर्वेशन की तो मैं एक जनरल की टिकट लेता, क्योंकि इससे प्रूफ रहता है कि मैंने कहां से गाड़ी पे बैठा है। एक जनरल की टिकट लेता और जनरल की टिकट लेकर के जाकर के जिस कोच में हमें बैठना होता है जाकर के बैठ जाते, और जब टीटी आते तो भाई उनसे अपनी सीट में बनवा लेता कि भाई कोई सीट खाली हो आप मुझसे पैसा ले लो और मेरी सीट आप बना दो। तो हुआ क्या कि मैं जनरल की टिकट लेने के लिए गया, जैसे स्टेशन पर गया तो क्लर्क जो बैठे रहते हैं, मैंने उनसे टिकट मांगा कि एक मुझे आनंद विहार की टिकट दे दो, और जैसे मैंने टिकट मांगा तो जो स्टेशन मास्टर थे वो हमारे ही विद्यार्थी थे, वो सुने सुशील सर, बोले हाँ, हम देखने लगे कौन, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत निकल करके आए, पैर छू लिए, बहुत ही अच्छा लगा। जो क्लर्क थे वो भी सब शॉक्ड, जो भी थे वहां पर कर्मचारी, जाहिर सी बात, वो भी सब शॉक्ड कि यार कौन कौन इंसान है यार, मेरे सर इनकी पैर छू रहे हैं, ठीक है, मतलब ये सर के भी सर है। एक मतलब इस लाइन पे रहने का मतलब कुल मिला के देखो सर, पैसा तो है ही, बिल्कुल, पैसे के साथ साथ एक इज्जत भी है। हम अगर मार्केट में निकलते हैं तो इवन जब विद्यार्थी मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, आते हैं, पैर छूते हैं, सर नमस्ते, बहुत ही अच्छा लगता है। आज के समय में इसी लाइन में सिर्फ सबसे ज्यादा रेपुटेशन, हाँ रेपुटेशन है, बहुत अधिक रेपुटेशन है, क्योंकि जो बच्चे पढ़े होते हैं, इवन कहीं सेलेक्ट, अभी दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ सर, मैं चांदनी चौक गया था जी, कुछ अपने शॉपिंग करने के लिए, तो जैसे मैं वहां पहुंचा, मैं खरीदारी करके बस लौट ही रहा, ठीक है, एक पिट्ठू बैग लिया हुआ था, वो पीछे था, एक पैंट खरीदा था सर, ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही चला गया था घूमने, संडे का दिन था। तो एक बच्चे थे होम मिनिस्ट्री में थे, वो आए जल्दी से, मतलब पूरी मार्केट में पैर छू ली, हम देखते रह गए। फिर उसके बाद बताए कि सर मैं यहाँ पर होम मिनिस्ट्री में हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है मेरा, ये हुआ ये हुआ, तो मतलब अब लगता है कि भाई इंडिया में कहीं भी चले जाओ, हाँ, विद्यार्थी हमारे मिल ही जाते हैं, ठीक है। और इवन ऑनलाइन एजुकेशन इसमें चल रहा है, तो सर अभी मेरे पास कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट से विद्यार्थी हमसे जुड़े ना, हर स्टेट से जुड़े। काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, तो बीट एग्जाम्स पर तो लड़के आपके साथ ऑलमोस्ट, मुझे लगता है देश क्या अगल बगल की कुछ जगहों पर जहां पर लोग हिंदी या इंग्लिश की जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़े होंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, एक वाक्य हमने आपके बारे में सुना था कि आपने बच्चों के लिए अपने हाथ तक तोड़वाए थे, ये क्या मैटर था, पहले ये बताइए आप। वो सर ऐसा था कि सीजन में कुछ रेगिंग, धांधली के कारण मुझे दिल्ली जाना पड़ा, हम पूरी द स्पीड टीम गए थे। तो वहां पर हुआ क्या कि पहले प्रोटेस्ट करने गए थे एसएससी के खिलाफ कि भाई हमें न्याय चाहिए, विद्यार्थियों को न्याय चाहिए, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए हम लोग गए थे कि विद्यार्थियों को न्याय चाहिए। हम कई सारे विद्यार्थी तकरीबन 2016-17 हाथ टूटने वाली बात है, तो प्रोटेस्ट तो 2 बार हुए हैं। इवन मैं इसकी बात कर रहा हूँ 2019 की बात थी, हाँ सर 2019 की बात थी। तो हुआ क्या कि हम लोग वहां पर गए थे, तो विद्यार्थियों को लेकर के एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, भाई जो तुमने रिजल्ट दिया वो सही नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में धांधली हो रही है, उसको लेकर के हम लोग गए थे। तो हुआ क्या कि वहां पर सबसे आगे हम थे, तो हुआ क्या कि कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हुआ कि मैं आगे फंस गया, और जैसे ही वो डंडा, उनका डंडा, मैं पहली बार पुलिस का डंडा खाया था, ठीक है, मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत डंडा लगता है यार उनका, ठीक है। तो मैं आगे था, तो विद्यार्थी मेरे पीछे थे और हम लोग दौड़ रहे थे, ठीक है ना, कनॉट प्लेस की बात है, कनॉट प्लेस दिल्ली की बात है। तो वहां से मतलब पुलिस वाले ने डंडा घुमाया, ठीक है ना, हाँ सीआरपीएफ वाले थे, वो जो वहां की पुलिस है, ठीक है, दिल्ली की पुलिस है, डंडा घुमाया, बड़ा तेज से लगा हाथ में, ठीक है ना, एक बार सह गए, दूसरी बार मतलब 3 डंडे पड़े थे, एक डंडा पीछे पड़ा, 2 डंडा, हाँ
2 डंडे हाथ पे पड़े थे। और इसके बाद मैं वहां तो ठीक था, बट थोड़ी दूर आते आते धूप भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, मैं एकदम बेहोशी की हालत पे आ गया और सड़क पे ही गिर गया था। उस दौरान इतनी भीड़ थी वहां पर, पुलिस वाले इधर से मार रहे थे लड़के, उधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे। फिर दीपक सर थे और मनीष रोहित थे, उन लोगों ने मेरे को प्रोटेक्ट किया। अदरवाइज वो लोग प्रोटेक्ट नहीं करते तो मेरे ऊपर पूरी भीड़ चढ़ के चली जाती। उसके बाद फिर हमें एम्बुलेंस से ले जाकर के हॉस्पिटल में डाल दिया गया। हॉस्पिटल में गए तो वहां पर क्या हुआ, पट्टी वगैरह सब हुआ, ठीक है। तो इवन बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो सिर्फ बच्चों के लिए हम लोग गए थे वहां पर, लेकिन अच्छा अनुभव था। लेकिन लगभग 2 महीने तक आपके हाथ जो है आपने कैसे, मतलब मुझे बता चला हुआ क्या था कि देखिए सर, इस हाथ में लगा था, अभी तक सर आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, अभी तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, डिफरेंस दिख रहा होगा, ये अभी तक मेरा है, ठीक है। हुआ क्या कि मैं वहां से तो आया, पट्टी बंधी थी, फिर यहां पे आकर के मैंने अगेन डॉक्टर से दूसरी पट्टी बंधवाई क्योंकि वो सही नहीं थी, वो सरकारी हॉस्पिटल में थी, बस ऐसे ही बांध दिया गया था, बनवाया। हुआ क्या कि मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा होगा नहीं, क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैंने लगभग 7 या 8 दिन बाद मैंने क्या किया, काट दिया, मतलब काट दिया मैंने, जो यहाँ पे इलाहाबाद में करवाया था, ठीक है, उसको मैंने काट दिया। मतलब उसका जो मतलब जो पट्टी करते हैं वो लोग, ठीक है, जो चूना वगैरह लगा करके अपना करते हैं, उसको मैंने काट दिया। और जब काट दिया तो लगभग कुछ देर तक तो ठीक था। इसके बाद इतना पेन होने लगा, इतना पेन होने लगा, मुझे अगेन आकर के करवाना पड़ा कि भाई अगेन करो। और वही मैंने गलती कर दी, इसी वजह से आज मेरा अंगूठा इसी तरह रह गया, ठीक है। मतलब ये बच्चों के लिए आपने संघर्ष किया। जी सर। अच्छा, एक चीज और सर, ये जैसे आपने इलाहाबाद में या प्रयागराज में आपने द स्पीड में आपने अपनी शुरुआत की पढ़ाने की, उसके बाद यहाँ से आपका सफर दिल्ली तक गया, एग्जामपुर तक गया। जी जी सर। विवेक सर के पास। जी सर। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और फिर आप वापस आए सर, मैंने पढ़ाने की शुरुआत तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, सर तेलियरगंज में है प्रयागराज में। जी जी। मैंने पढ़ाने की शुरुआत वहां से की थी डिफेंस एकेडमी में। फिर इसके बाद मैं द स्पीड में आ गया 2016, ठीक है। 15 में मैंने वहां पे पढ़ाया 1 ईयर, इसके बाद 16 में आ गया मैं। बेसिकली नाम आपको द स्पीड से ही, हाँ, नाम मेरे को द शहर में अगर नाम आपको मिला तो वो द स्पीड से, बच्चों का प्यार नाम, बच्चों का प्यार नाम वो द स्पीड वसीम सर से मेरे को मिला। वहां से बहुत सम्मान भी मिला और आज भी सम्मान है। जी जी। फिर मैं यहाँ से चला गया, कहाँ पर, एग्जामपुर चला गया। हर व्यक्ति की एक चाहत होती है कि थोड़ा बहुत और भी नेम फेम, बट क्या होता है सर, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं, अगर वो एनवायरमेंट थोड़ा सा हट जाता है, ठीक है, और वहां पे ना ही कलीग्स है हमारे, ना ही स्टूडेंट, बहुत कम, ठीक है ना, तो मतलब वो एक मजा नहीं आती है, ठीक है। प्लस वहां का एनवायरमेंट, वहां की गंदगी, सर फ्लैट में वहां पे रह रहे थे, इवन उसके सामने ही कूड़ा कचरा, इतनी बदबू, मतलब वो चीज सहन नहीं कर पाए, ठीक है ना। और वो इशूज थे, और प्लस वहां के क्लाइमेट, सर वहां पे जाते ही इवन इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बीमार भी कुछ दिन हो गया था, ठीक है। फिर इसके बाद लगा कि नहीं यार, अपने लिए प्रयागराज ही सही है, वहां का एनवायरमेंट क्या है, बढ़िया है, तो प्रयागराज ही चला जाए। तो वहां से मैं कहां पे आ गया, अगेन प्रयागराज आ गए। और अगेन गुरुजी से बात हुई तो गुरुजी अगेन 1 अप्रैल से, ठीक है, बोले सर आप द स्पीड ज्वाइन कर सकते हैं। सॉफ्ट नेचर। हाँ नहीं ये तो है, नहीं वो मैंने भी सुन रखा है सर के बारे में, गुड क्वालिटी। ऑनलाइन और ऑफलाइन में सर ये बताइए, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन बेहतर है स्टूडेंटों के लिए या ऑफलाइन बेहतर है? प्लेटफॉर्म कौन सा बेहतर है? बेहतर तो दोनों है सर, लेकिन जैसे हम लोगों के समय में जो शिक्षा हुआ करती थी, हम लोग जब बुक्स खरीदने जाते थे तो हम लोगों को ये रहता था कि भाई मटेरियल किस में ज्यादा से ज्यादा है, हमें वो बुक लेनी है, हमें उस टीचर से पढ़ना है जो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल है। आज का समय क्या हो चुका है कि विद्यार्थी केवल वन लाइनर के पीछे भागते हैं, इसी वजह से कम विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी होता है। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन की अगर बात की जाए तो प्लेटफॉर्म दोनों बेहतर है, लेकिन जो शिक्षा ऑफलाइन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जब आपके सामने कोई टीचर है तो एटलीस्ट आप पर एक प्रेशर होता है उस टीचर का, आप बैठ करके पढ़ते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पे कुछ भी पढ़ा रहा हूं, वो होता क्या है कि मैं विद्यार्थी के एक क्लिक पर डिपेंड होता हूं। उसने क्लिक किया, टीचर बंद, क्लिक किया, टीचर चालू। तो इसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थी आलस में आ जाता है, चलो यार आज नहीं कल पढ़ लेंगे, ठीक है, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। और कुछ ही विद्यार्थी होते हैं जो ऑनलाइन में बहुत बेहतर कर पाते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी आलसी बन जाते हैं,
ठीक है, इस ऑनलाइन एजुकेशन में। बाकी ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी वही बढ़िया कर पाते हैं जो मेहनती होते हैं। मुझे लगता है सर ऑफलाइन में क्या होता था ना कि ऑफलाइन में प्रॉपर जैसे वनडे एग्जाम्स वगैरह के लिए जब बच्चे आते थे तो उसमें 4 घंटे वो कंटिन्यू बैठते एक क्लास में। एक क्लास उन्हें मालूम है कि हमें अपने रूम से जाना है, राइट क्लास में हमें 4 घंटे बैठना है, फिर वहां से वापस आना है। और ऑनलाइन में क्या है कि आज के समय में आप देखिए लाइब्रेरी में लड़के गए, वहां पर 1 घंटे वीडियो देखा, उसके बाद क्या है, अच्छा थोड़ा सा पहले चाय पी लेते, चाय पी के आते, थोड़ा गुटबाजी करके आते हैं, राजनीति करके आते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑफलाइन मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बेकार है। बेकार मैं बेकार नहीं कह रहा हूँ, बेहतर है, ठीक बेहतर है। ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू ऑनलाइन, ठीक है। और अगर आज सर आपने देखा होगा तो क्या हुआ, कोरोना के कारण ही ये ऑनलाइन इतना ज्यादा उठा था, एडटेक कंपनी जो थी उठी थी। हुआ क्या कि कोरोना आया, उसी दौरान ऑनलाइन का इंट्रोड्यूस हुआ ज्यादा, डिजिटल बोर्ड वगैरह उसी समय लोग खरीदे जाने, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि कोरोना चला गया, तो आपने अगर देखा होगा तो कई सारी कंपनी, जैसे बाइजू के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है, 22 मिलियन की कंपनी थी, आज उसकी वैल्यूएशन 3 मिलियन बची है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के उन्हें अभी मैंने एक रिपोर्ट भी देखी थी कि बाइजू रविंद्रन को अपना घर तक बेचना पड़ा सैलरी देने के लिए। लगभग 4-5 हजार इंप्लॉइज को उन्होंने फायर भी किया, ठीक है। इवन जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनके, तो क्या हुआ, वो हटे भी। हुआ क्या कि ऑनलाइन एजुकेशन में ये लगा था ना कि 2020, 21, 22 में कोरोना के कारण उन्हें लगा था यार कि अब ऑफलाइन एजुकेशन बंद। इवन जो सॉफ्टवेयर कंपनी के थे, जो अच्छे इन्वेस्टर थे, उन्होंने एडटेक कंपनीज में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, 6 महीने साल भर का पीरियड होता है, 2022 का लास्ट होता है, 2023 के मिड तक बहुत सारी एडटेक कंपनीज ऐसी हैं जो इवन अब जो रेवेन्यू कर रही हैं, शायद जितना कर रही है जितना उन्हें पे करना पड़ रहा है, उतना भी रेवेन्यू नहीं कर पा रही है। इस लाइन में बहुत सारी ऐसी कंपनीज, ऐसा नहीं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज, क्योंकि देखिए सर, ऑनलाइन एजुकेशन वो नहीं हो सकता है कि आपको ऑफलाइन एजुकेशन को रिप्लेस कर पाए। ऑफलाइन एजुकेशन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऑफलाइन एजुकेशन, जो आप एक से शिक्षक के सामने बैठ करके आई कांटेक्ट जो होता है, हाँ वो आई कांटेक्ट होता है। क्या होता है कि अगर टीचर क्लास में है तो स्टूडेंट पर एक प्रेशर होता है कि नहीं, वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है। इस वजह से अच्छा हुआ क्या कि ऑनलाइन एजुकेशन में हुआ क्या कि भाई ऑफलाइन एजुकेशन की फीस तो महंगी होती है, श्योर सी बात है, क्योंकि एक हमारे पास प्लेस होता है, सारा इक्विपमेंट होता है, सारा मतलब मैनेजमेंट टीम होती है। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है कि एक छोटा सा रूम, ये मेरा स्टूडियो है, इसमें मैं खड़ा हूं, ये कैमरा है, हाँ ये मेरा स्टूडियो है, ये माइक हो गया, ये मेरा कंप्यूटर हो गया, बस इसी में खड़े होकर पढ़ा दिए। जिस फ्लैट में रह रहा हूं, इस वजह से इसकी फीस क्या हो जाती, कम हो जाती। बच्चे सोचते हैं यार कि फीस कम है, चलो यहां पे कर लेते हैं, लेकिन है बहरहाल अगर बात करें तो खराब कोई शिक्षा नहीं है जी। बस ये है कि 20, 21, 22 में शिक्षा को एक कमाने का जरिया बना लिया गया ऑनलाइन एजुकेशन में, जब से ये इन्वेस्टर्स जो है मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज को अच्छा पैसा फंड करना स्टार्ट कर दिए, तब से ये शिक्षा बन गई, क्योंकि उन्हें शिक्षा से मतलब नहीं है, उन्हें रेवेन्यू से मतलब है। इसी पे बात करते हैं सर, एक लास्ट है कि इलाहाबाद के अंदर आपने जैसे देखा होगा, पहले हर गली मोहल्ले में और हर जगहों पर एक कोचिंग होती थी, छोटी हो या बड़ी हो, उनके पास एक क्राउड होता था और वो सभी अच्छी खासी एक कमाई भी करते थे, एजुकेशन भी देते थे, बढ़िया एजुकेशन देते थे, सारी चीजें। आज का ये समय आ गया कि जो यहाँ की टॉप कोचिंगें हुआ करती थी वो भी डाउन हो रही हैं, उनका डाउनफॉल चल रहा है। मगर ये जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदर स्टेट्स की आ गई हैं, जिनके पास 1000-2000 करोड़ के रेवेन्यू आते हैं, वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया उन्होंने, अपनी एक कंपनी के तौर पे स्टार्ट कर दिया। वो कोचिंग नहीं चला रहे, वो एक्चुअली कोचिंग नहीं चला रहे, वो क्योंकि देखिए सर, उन्हें केवल पैसे से मतलब है, उन्हें शिक्षा से मतलब नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या सर, देखिए कि 20, 21, 22 में जैसा कि आपने जाना कि मतलब जो जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन में लगाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन में लगाना पैसा स्टार्ट कर दिया एडटेक कंपनीज में। हुआ क्या इसके बाद कि मतलब उन्हें लगने लगा कि नहीं भाई सब कुछ ऑनलाइन एजुकेशन ही है, ऑफलाइन तो अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है।
फिर इसी बीच हुआ कि कई सारी जो छोटी छोटी संस्थाएं थी, प्रयागराज की अगर हम बात करें, जी, कि जी। प्रयागराज के बारे में ज्यादा नॉलेज है, प्रयागराज का भी यही सिचुएशन, यही दिल्ली का, यही जयपुर का, हर जगह है। प्रयागराज में तो हमने तो 50 या 60% कोचिंगें ऐसी जो छोटी थी वो तो क्लोज हो चुकी हैं। नहीं, हुआ क्या कि वो उनके सामने जो है, उन्होंने किया क्या कि भाई मेरे को 6 महीने, जी। भाई हमें पैसा कमाना नहीं है, और 6 महीने बाद मुझे मोनोपोली स्थापित करनी है, एकाधिकार स्थापित करना, और फिर मुझे पैसा पैसा कमाना कमाना है। है। उन्होंने क्या किया भाई, फीस कम कर दिया, ठीक है ना। जो छोटे छोटे लोग ऑनलाइन चला रहे थे वो भी अब सफर कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन यही था कि उन्होंने कहा भाई 6 महीने मेरे को नहीं चला, नहीं कमाना है, इसके बाद मेरे को कमाना है। तो वो जो उनका जो बेसिक नीड थी कि भाई हमें लाइट का बिजली बिल देना है, हमें मैनेजमेंट जो हमने रखा है, जो छोटी छोटी कंपनीज थी, वो उस चीज को भी सहन नहीं कर पाई। उनके पास जो भी पैसा था लगा दिया, फिर भी नहीं हो पाया। इस वजह से उनकी कोचिंग्स क्या हुई, छोटी छोटी बंद हो गई। फिर इसकी बात करें कि ऑनलाइन, आपने कहा सर कि जो बड़ी संस्थाएं हैं वो भी सफर कर रही हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है वहां पर भी, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में हम ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन शिक्षा ही हमेशा रह जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा होगा, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा से कई सारे मतलब निगेटिव भी है। निगेटिव किस तरीके से, बच्चा एक मोबाइल के सामने पूरा दिन बैठा है, नहीं हो पाता है वो, ठीक है। एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, मतलब 99% बच्चों की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी उनकी नहीं बन पाती है, ठीक है। लाइव क्लास, इवन सर आपके पास अगर 100 स्टूडेंट इनरोल्ड है तो लाइव में केवल 5-7 आने वाले। सर ये इसी पे मैंने अभी कहा ना कि जब वो बैठते हैं लगे ऑनलाइन पर, तो उनका कंसंट्रेट पूरी तरीके से नहीं रहता है। उनको मालूम है कि हम कभी भी इसको कभी भी रोक ओपन कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं ये चीजें। और ये चीजें अगर आप ये सोचिए कि अगर 1-2 घंटे की क्लास में वो 3 से 4 बार उठ के कहीं जाते हैं और फिर आते हैं उसी क्लास को देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो चीज नहीं रह जाता है, नहीं रह जाता है। जो लगातार क्लास में बैठ करके स्टूडेंट पढ़ रहा है वो चीज नहीं रह जाता है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, बट ऑनलाइन भी ठीक है, ऑफलाइन भी ठीक है, मैं एजुकेशन के बारे में, लेकिन जो इफेक्टिव शिक्षा है वो है ऑफलाइन, जो इफेक्टिव है वो है ऑफलाइन। जी सर। चलिए सर, बस आज आपसे मुलाकात हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना समय दिया, अपना कीमती समय था आपका, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं आप, तो इतना समय दिया।